नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का मुद्दा लेकर। अब देश भर में ट्विशा का केस जो है वो सबकी नजर में है, सब जगह जो है वो सुर्खियों में है और सुर्खियों में रहना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि दहेज को लेकर इतने सारे कानून होने के बावजूद अभी भी दहेज से जुड़े हुए केस सामने आ रहे हैं। हर दिन अगर आंकड़ा देखें आप तो हर दिन 90 मिनट पे एक दहेज से हत्या होती है और कई सारी महिलाएं जो है वो दहेज प्रताड़ना का शिकार होती है। अब समस्या ये है कि दहेज को लेकर इतना सख्त कानून है, उसके बावजूद महिलाओं को दहेज प्रताड़ना का सामना क्यों करना पड़ता है और उसके बावजूद दहेज लेना देना इतना गर्व की बात क्यों मानी जाती है। कई बार तो हम ऐसा भी सुनते हैं कि दहेज जिसको नहीं मिला उसको भी कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि शायद इसी में कोई कमी होगी जिसके कारण इसको दहेज नहीं मिला। तो दहेज से जुड़ी मानसिकता जो है वो अजीब रूप ले चुकी है अभी के समय समाज में और ये बहुत जरूरी है कि हम इस पर बात करें। आखिर इतना सारा कानून बना हुआ है, सब कुछ है, सब लोग हम लोग पढ़ लिख भी लिए, लेकिन बावजूद इसके दहेज से जुड़ा हुआ जो कानून है वो असली जिंदगी में काम क्यों नहीं करता है। हम लोग भी दहेज देने वाले भी नहीं मानते हैं, दहेज लेने वाले भी नहीं मानते हैं। अभी भी जो हम लोग का एजुकेशन का जो लेडीज का एजुकेशन का जो परसेंटेज है मैम, अभी भी 65% तक ही एजुकेशन पहुंच पाया है, जिसके कारण अभी भी दहेज प्रथा चल रहा है। अगर हम लोग लड़कियों को शुरू से ही एजुकेटेड करें और उनके अपने ऊपर पैर पे खड़ा करने का कोशिश करें तो शायद समाज से दहेज प्रथा उठ सकता है। लेकिन अभी भी लोगों की मानसिकता है कि अगर बेटी जन्म ले ली तो हम लोगों को पैसा जमा करना है और एक समय में उसको पैसा और दहेज के साथ और कुछ गिफ्ट के साथ विदा करना है। अगर लेकिन यही गिफ्ट का भी नाम देते हैं। यस मैम, लेकिन अगर यही हम लोग का मानसा रहे कि बेटी जन्म ली है, इसको अपने पैरों पे खड़ा करना है और इसको बेटे के समान समझना है, तभी हमारे समाज से जो है दहेज प्रथा उठ सकता है। एक चीज ये भी हम बहुत आश्चर्यजनक चीज देखते हैं कि दहेज का शिकार भी सबसे ज्यादा महिलाएं भी होती है, लेकिन दहेज का समर्थन भी सबसे ज्यादा घर की महिलाएं ही करती हैं। आमतौर पे पुरुष तो चलिए कुछ छोड़ भी दे, लेकिन घर की जो सास होती हैं या ननद होती हैं या और भी महिला रिश्तेदार होती है वो ये जरूर देखती है कि बहू को दहेज में क्या क्या मिला। हाँ, ये बात तो सच है मैम, लेकिन ये जो है बदलाव जो है एजुकेशन और महिलाओं के परस्पर संबंध और उसके दुख तकलीफ को अगर एक महिला दूसरे महिला का समझने लगे तब ये दूर हो पाएगा मैम। ऐसा बना हुआ है माहौल कि ना हम दहेज देने में कोई बड़ी बात समझते हैं ना दहेज लेने में कोई बड़ी बात समझते हैं। जब तक दहेज का कोई ऐसा बड़ा मामला सामने नहीं आ जाए, अभी देखिए एक लड़की का ट्विशा का मामला चल रहा है दहेज को लेकर, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, इतनी अच्छी लड़की और वो भी दहेज का शिकार हो गई। तो दहेज के बारे में जब सुनती हैं तो उम्मीद करती हैं कि कुछ बदलाव हो दहेज को लेकर। मैडम, ये तो शुरू से परंपरा से ही दहेज लेना और देना जो कि सरकार के द्वारा या जिला अधिकारी के कैंपस में लिखा रहता है कि दहेज लेना और देना अपराध है, कानूनी अपराध है। हाँ। लेकिन ये हो कहाँ रहा है। हाँ। ये तो अंदर लोग कहता है, शादी करता है बेटी को। हाँ। तो कहता है कि मैं दहेज नहीं दिया। हाँ। एक तीसरे पर्सन से पता चलता है। हाँ। कि उसको 15 लाख से कम या 20 लाख से कम नहीं। हाँ। प्रताड़ित करता है कि इतना दोगे। हाँ। तब हम अपने बेटी को आपकी बेटी को शादी करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये परंपरा चला आ रहा है, लेकिन ये कहते हैं कि हम बेटी को दिए हैं तो हम नहीं लेंगे। हाँ, तो बेटी को आप दिए कहाँ लेंगे आप किसके माँ बाप से। हाँ, तो दोनों उसका बदला उससे कैसे निकल जाएगा। तो उस सोच तो वही न है मैडम। हाँ। सोच तो वही न है। हाँ। कि हम दिए तो हम भी ले रहे हैं। तो हम जितना दहेज देंगे उतना ज्यादा दहेज लेंगे, दहेज उससे ज्यादा लेंगे। और उसके ऊपर से जानती हैं क्या होता है। हाँ। हमारे 2-3 भाइयों का ना बिना दहेज के हम लोग शादी किए। जिसके घर बारात लेके जाते हैं ढंग से खाना भी नहीं खिलाता है, हल्के में ले लेता है आदमी। हम भी सोचे थे, हम सच बोल रहे हैं, मेरा भी बेटा है, जॉब कर रहा है। हम भी सोचे थे कि बिना दहेज के शादी करेंगे। लेकिन भाइयों का ये स्थिति देख के ना लगता है कि नहीं यार, बिना दहेज के शादी करने में हल्के में ले लेता है। मानसिकता हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई कह दे अभी के समाज में कि हमने दहेज नहीं लिया है अपने बेटे के लिए तो उसका भी बड़ा किरकिरी होता है, अरे इन्हीं के बेटे में कुछ कमी होगा, दहेज देगा कौन। कहने के लिए है कि दहेज नहीं लिया है, लेकिन जानती है क्या होता है। रिसेप्शन का खर्चा लड़की वाला उठाता है, होटल बुक लड़की वाला करता है, ज्वेलरी बेटी को अपना लड़की वाला देता है,
हमारे पापा दहेज के शादी किए तो क्या हुआ, लड़का वाला हमको ज्वेलरी दिया, मेरे पापा जो दिए अपनी खुशी से दिए, बाकी का ज्वेलरी तो हमको लड़का वाला दिया। लड़का वाला करता क्या है, जो पैसा लेता है उसी का ज्वेलरी देता है, उसी से शादी का खर्चा उठाता है, बैंड बाजा करता है। वो तो हमको लगता है कि लड़का जो पहन के आता है तो वो तो वो भी कपड़ा आपके पैसे का होता है। सीधा सा बात है। अच्छा देखिए, दहेज को लेकर जब तक ये सब चीज बात तक ठीक रहे समझ में आता है, लेकिन दहेज के कारण हत्या तक जब बात पहुंच जाए तो ये बड़ा बुरा लगता है। बात सही आप बोल रही हैं, लेकिन इसमें भी जानती हैं कुछ नहीं, बहुत हद तक हम लड़कियों का दोष है। समाज क्या कानून बनाया गया है हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग लड़की करती है, बहुत लड़की करती है। कई बार महिलाओं के मन में ये रहता है, जहाँ तक हमको लगता है कि जब छोटी मोटी बात होती है तो महिलाओं को ये लगता है कि अब छोटी मोटी बात पे क्या हम कंप्लेन करेंगे, हमको जो है अपना घर बचाना है, हमको जो है अपना घर बसाना है। इस चक्कर में कई महिलाएं सालों साल तक घरेलू हिंसा का शिकार रहती है। और कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी बात के लिए समझी फटाक से कहती हैं रुक तोरा केस कर दे, बता दे, समझा दे, तोरा तोर पप्पा के, तोर बहनी के, भनोइया के, सबके भीतरे कर दो। सीधा सा बात होता है। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसी चीज है, आजकल कई सारे खासकर हाउसवाइफ को मैं देखती हूँ कि फोन आता है उनके, बोला जाता है कि भाई आपके बच्चे को हमने अरेस्ट कर लिया है, आपकी बेटी को हमने अरेस्ट कर लिया है, फलाने चीज में वो पकड़ी गई है, आप जितना इतना पैसा दीजिए हम फलाने थाने में बैठाए। और कई बार तो बच्चों का आवाज भी वो सुना देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि नहीं? ऐसा होता ही रहता है कि न्यूज में बताया जाता है ऐसे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, अपने बच्चों लोग को सावधान कीजिए, बताया कीजिए कि कोई भी अनजान आदमी अगर बोले कुछ भी दे या जाने के लिए कैसे आते तो नहीं जाए, सावधानी बरते। हर माता पिता को होना चाहिए अपने बच्चों के बारे में बताए, इस जो बार बार ये ऐसे हो रहे हैं, हाँ हो रही है, हाँ इसके लिए एकदम जागरूक होना चाहिए हर किसी को, बच्चों को तो एकदम ही सबसे पहले। हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, बहुत सारा काम आसान भी हुआ है हमारा, क्योंकि हम लोगों को जो है बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन इसका एक जो नेगेटिव पॉइंट है ये है साइबर अटैक, जो हमारे पर कभी भी हो सकता है। साइबर अटैक ऐसा चीज है कि वो हमेशा फोन करते हैं, एक दूसरे का कांटेक्ट कहाँ से लाते हैं वो पता है। मेरे से 2 दिन पहले की बात है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस 2016 में आपकी हुई है, ऐसा बोला उन्होंने। मैंने सर्च किया, 2 दिन परेशान हुए कि कहाँ भाई मैं जमा किया नहीं, 50,000 का 2 बार जमा कर चुके हैं। ऐसा करके फिर उन्होंने वो कहेंगे कि आपका पैसा डूब जाएगा, निकाल जाएगा, आप आइए। हम कहीं कहाँ आना पड़ेगा, तो आप कहाँ से बोल रहे हैं, मैं बिहार से, आप तुम कहाँ से बोल रहे हो, तो तुम दिल्ली से बोल रहे हो, आपको बॉम्बे आना पड़ेगा। हम कल कि आप रखो अपना फोन, फिर गाली देके काट दिया, उसको गाली बके तो मतलब थोड़ी देर के लिए अभी कंफ्यूजन में पड़ गए, आपने थोड़ा पेपर देखना शुरू किया तो दिमाग में रिकॉल हुआ, हम कभी कराया ही नहीं है। तो उसको दूसरे दिन जब 2-3 दिन के बाद फिर कॉल आया, तो जब उसको पूछा कहाँ आना पड़ेगा तो कह रहा आपको बॉम्बे आना पड़ेगा। हमने रखो, कोई डिमांड भी किया गया, डिमांड किया कि वो 50,000 देते हैं आपको, आने का जरूरत नहीं है, आप डाल दो। तब मेरे दिमाग में आया कि वो गड़बड़ है, फ्रॉड है। पहले साइबर अटैक वाले, जब हम लोग तमाम मामलों को देखते हैं तो पहले साइबर अटैक वाले जो है वो आपको प्रॉब्लम में डालते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है आपके साथ, ये दिक्कत है आपके साथ, और उसके बाद जो है वो आपको सोल्यूशन बताते हैं और सोल्यूशन के नाम पर आपसे पैसे मांगते हैं। जी, पहले तो साइबर क्राइम बहुत बढ़ा हुआ था और आपके न्यूज लोग के माध्यम से बहुत सा आता था, लेकिन फिलहाल इधर कुछ कंट्रोल हुई है। अब जैसे में पहले की अपेक्षा 50% कमा है, लेकिन धीरे धीरे इस पर भी सरकार काबू पा लेगी कि जितने तरह का क्राइम है, चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे हत्या हो, बलात्कार हो, या किसी भी फिरौती हो। एक चीज हम लेकिन देख रहे हैं कि जैसे जैसे साइबर क्राइम को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, सिंपल सा आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है, OTP इतना है, ये बताइए, सिंपल सा एक ये चलता था। फिर उसके बाद बीच में हुआ कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है क्योंकि आपने जो है ट्रांजैक्शन नहीं किया, ये वो करके वो बंद करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जागरूक होते गए कि फलना चीज में नहीं फंसना है, वैसे वैसे वो लोग अपना जो है वो माइंड और मुहिम बदल रहे हैं। पहले तो ऐसा तक था कि आपके बेटे पकड़ा गए हैं, गांजा ले हाँ, डिजिटल अरेस्ट कर देते थे। लेकिन अब लोगों में जागरूकता आ गई है, जो सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया, चाहे सबसे बढ़िया है कि जो आप लोग सोशल मीडिया पर चलाते हैं कि सतर्क रहें, वो बहुत लोगों के बीच कारगर रहती है। हमारा मानना है कि सरकार से बढ़कर
अगर कोई चीज काम हो रहा है तो उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अच्छा, हम लोग तो कोशिश करते हैं कि भाई अगर क्योंकि अभी देखिए कि एक नया डिजिटल क्राइम ये सामने आया जो हम लोग को हमारे संज्ञान में आया कि अब लोग क्या करते हैं कि पहले आपसे पूछते हैं कि फलना योजना का लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं, जैसे किसान सम्मान निधि हो गया, आवास योजना हो गया, ये सब योजना का लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं। आप अगर नहीं मिल रहा होगा सीधा कहिए कि नहीं हमको तो नहीं मिल रहा है, तो फिर वो कहेंगे अच्छा एक काम करिए आप अलग से खाता खुलवाइए, उसमें आपका पैसा आएगा, ये पैसा लगेगा, वो पैसा लगेगा। कई बार आपके खाते के साथ फ्रॉड हो जाता है और कई लोगों के खाते में जो है वो साइबर क्राइम का पैसा वो इस्तेमाल करते हैं आपके खाते का, तो ये भी धोखाधड़ी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा एक बैंकर और बैंक का ब्रांच मैनेजर होने के नाते इसका जो क्या कहते हैं उसको कल्प्रीट जो है सबसे पहले बैंक है। हम बहुत ज्यादा परेशान है, बैंकर होने के नाते भी बहुत ज्यादा। सबसे पहले लोग आप ही के पास हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका और अल्टीमेटली किसी दरवाजे पे नहीं जाएंगे, वो ब्रांच मैनेजर कहीं केबिन में जाके खटखटाएंगे कि मेरा तो ये हम तो लूट गए, डूब गए। अच्छा, बैंक एम्प्लॉय होने के नाते आप लोग साइबर क्राइम से बचने के लिए अपने जो कस्टमर्स होते हैं या जो आम उपभोक्ता है किसी भी बैंक के, उनको क्या सलाह देते हैं आप लोग? उनको सबसे पहले देखिए मैडम, मैं थोड़ा सा एक इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे गवर्नमेंट जो है ना किसी योजना नया योजना आती है तो उसको हम प्रचार प्रसार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के डेट में ये साइबर सिक्योरिटी जो है, जो हमारे जो फ्रॉड हो रहे हैं, ये गवर्नमेंट को भी बेस ग्राउंड लेवल पे जो है एक मुहिम चलाना चाहिए लिटरेसी के लेवल पे। अच्छा, कि कहाँ पे हमको मोबाइल नंबर शेयर करना, कहाँ पे हमको फिंगर देना है। और उससे भी महत्वपूर्ण अभी जो मेरी एक थोड़ी छोटी समझ बन रही है कि वो नंबर कहाँ से लाते हैं। नंबर जो है जितने जो है आपके सोशल रिटेलर्स हैं वो गवर्नमेंट को वहाँ पे अटैक करना चाहिए कि नंबर आप किसी को शेयर न करें। डाटा बेचने का आरोप कई कंपनियों हाँ, पे लगता मेरी है जो कि समझ लोग में डाटा है। बेचते हैं, है कि नहीं? अच्छा, आपने जो कहा कि जागरूक अगर किया जाए तो बहुत हद तक जो है इससे निपटा जा सकता है। मैं देखती हूँ कि साइबर क्राइम के मामले में अभी 4 से 5 लाख की ठगी लगभग 1.5 से 2 साल पहले या 1-1.5 साल पहले एक महिला प्रोफेसर के साथ पटना में हुई। उसके बाद साइबर क्राइम के खुद एक अधिकारी के साथ जो है जो साइबर क्राइम ही दिन भर डील करते हैं उनके साथ लाखों लाख की ठगी हो गई। तो कई बार जागरूक लोग भी इसमें फंस जा रहे हैं। वो ट्रेंडम है मैम, जब वो फंस जाए तो फंस जाए, जैसे OTP दे दिया या फिंगर कहीं दे, आज फिंगर का भी क्लोनिंग चल रही है और वो पता नहीं चलता, मेरे सिस्टम में भी पता नहीं चलता है कि यार वो पैसा गया कहाँ। अब सीएम सम्राट चौधरी ने जो है वो अल्टीमेटम दे दिया है कि हम बेउर भेज देंगे भ्रष्टाचारी को, लेकिन समस्या ये है कि किस किस विभाग से लोग जो है वो बेउर जाएंगे, क्योंकि हमको लगता है कि आम आदमी कोई भी विभाग में चला जाए, अभी के समय में भ्रष्टाचारी का दर्शन नहीं हो ये बड़ा मुश्किल है। सीएम साहब को तो बोलना काम है, लेकिन हर विभाग में तो भ्रष्टाचारी पूरा भरा हुआ है, तो किस किस विभाग से भेजेंगे बेउर जेल? हमको तो नहीं ऐसा लगता है कि एक विभाग, जितने विभाग हैं 50 विभाग है बिहार सरकार की, उस 50 में भ्रष्टाचार है। तो मान लीजिए कि 10 विभाग को भेजते हैं तो 10 विभाग में तो बेउर जेल और फुलवाड़ी जेल से भर जाएगी। पता चले अफसर से जेल भरा हुआ है। इसे सोचने की सौभाग्य की बात है। जेल में टाई बेल्ट वाला आदमी खाली इसलिए बोलने के लिए सीएम साहब बोल दिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, होने वाला है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का दर्शन किस विभाग में होता है? सबसे ज्यादा तो भ्रष्टाचार आपका जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको राजस्व विभाग जो है, भ्रष्टाचार से नीचे से लेके ऊपर तक बढ़ा हुआ है। अच्छा, राजस्व विभाग में परसों एक खबर आई, 14 सीईओ को जो है उनका सैलरी रोका गया है, कुछ लोगों का सैलरी जो है वो वृद्धि रोका गया है, कुछ लोगों का सैलरी पूरा का पूरा रोक दिया गया है। तो इससे क्या लगता है कि भ्रष्टाचारियों पर थोड़ा सा लगाम कसा जा सकता है? नहीं मैम, इस पर कुछ नहीं होगा, इसलिए कि सीईओ को इतना पैसा आता है, एक वो काम के लिए सीईओ का पास 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए आता है, उसको पेमेंट से क्या मतलब है? सीईओ की बात कर रहे हैं। अभी देखिए ऋषु श्री जो ठेकेदार हैं उनका एक पर एक पोले खुल रहा है अभी तक, कि एक उनका संपत्ति है पता नहीं चल रहा है। तो उसमें ऊपर से IAS लोग भी तो मिले हुए हैं, 20 गो IAS के काम देखते हैं। तो मान लिया आज हम ही को 20 IAS मिल जाए, हमको काम दे दे, तो उससे हम कमाएंगे ही ना। ऋषु भाई तो बेचारे फंस गए, निर्दोष है तो बलि के बकरा बन गए। इसलिए कि ऋषु भाई को हम आज 30 साल से जानते हैं। अच्छा, वो तो बेचारा निर्दोष है। हम ही को कोई 20 को IAS मिल जाएगा, जिसके विभाग में जाएंगे तो हमको तो
2% भी देगा तो अरबों रुपए करोड़ों में कमाएंगे हम। अब हम ये भी सुने हैं कि अब लाख और हजार में बात नहीं होता है, भ्रष्टाचार नहीं होता है, अब सीधा परसेंटेज में भ्रष्टाचार होता है। सब परसेंटेज बंधा हुआ है। आप कोई भी अंचल में जाके काम करवाइए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हम 2 भाई हैं, माता पिता के मृत्यु के बाद हमारा बंटवारा हुआ। बंटवारा के लिए हम गए संपत चक अंचल में, वहाँ गए, नीचे से ऊपर तक पूरा भरा हुआ है। आप 2 भाई का बंटवारा के लिए हमने एप्लीकेशन दिया, उसके बाद कर्मचारी को पैसा दिया, बड़ा बाबू को दिया, सीओ तक में पैसा देने की बात हुई। लास्ट में क्या हुआ कि मेरे एक बड़े भाई का रसीद कट गया और मेरा रिजेक्ट कर दिए। फिर दोबारा क्या हुआ कि हमको DCLR से जाके फिर ऑर्डर लेना पड़ा और वो भी अभी पेंडिंग है, अप्लाइड है। अब देखिए वो भगवान भरोसे कब होता है या कब पैसा हम ज्यादा देंगे तो होगा। कहीं 1-2 कर्मचारी बीच में बदल तो नहीं गए? क्योंकि हम ये भी सुने हैं कि आधा काम होते होते कर्मचारी बदल जाते हैं, तो फिर से नया से चढ़ावा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम फिर से चढ़ावा शुरू कीजिए, फिर से सारा कुछ दीजिए, नहीं तो आपका काम नहीं होने वाला है और बस सरकारी पेपर पे कुछ न कुछ लिख के खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा केस मेरे साथ है आपका, यहाँ राजेंद्र नगर में मेरा एक मकान है। मेरे दादाजी का 1965 में का एक केवल रसीद है फिजिकल, उसके बाद वो ऑनलाइन नहीं चढ़ाया गया। उसके लिए हम आवेदन दिए, परिमार्जन दिए, परिमार्जन के बाद आ गया कि अब परिमार्जन प्लस पे आवेदन दीजिए। परिमार्जन प्लस किए तो कर्मचारी क्या लिखता है कि जीर्ण शीर्ण रखा हुआ रजिस्टर्ड 2 का कॉपी आपका नहीं होगा। तो फिर उसके बाद फिर से अब परिमार्जन प्लस करके एक और आया, उसमें आवेदन दिए तो उसमें अब कह रहा है कि पुनर्गठन होगा, अमीन जाके नापेगा। वहाँ मेरा मकान बना हुआ, आदमी रह रहा है, लेकिन उसका पुनर्गठन सर्वे होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब उसी में फंसे हैं। अब तो शहरी में भी जो है वो अब सुने हैं कि रसीद उसीद सबका कटेगा, अब जो है वो सर्वे होगा। केवल बस ये माइक पे जो भी है या फिर ऑन पेपर है, जमीन पे कुछ नहीं है। हर जगह आपको पैसा देना होगा और गलती से अगर कर्मचारी का ट्रांसफर हो जाता है तो फिर नए कर्मचारी को पहले ढूंढिए, पूजा कीजिए, उसके बाद पैसा दीजिए, तब होगा। अच्छा, एक चीज ये भी है देखिए कि चलिए भैया अभी जिस जनरेशन में है तो इस जनरेशन तक चलिए अपना कागज वो क्लियर करवा लिए, तब तो करवा लिए, नहीं तो इनके बाद का जो जनरेशन आएगा वो समझिए कि पता लगाते रह जाएगा कि हमारा जमीन कहाँ है, हमारा ये कहाँ है। अगर वैसे में अगर राजस्व विभाग में काम करवाने का जरूरत पड़ जाए तब तो इंसान घूमता रह जाएगा। और ये बात केवल राजस्व विभाग तक नहीं है, अभी के समय में थाने से भी लोगों को उतना ही शिकायत है कि थाने में भी जो है अगर हमको एक सिंपल FIR करवाना है तो उसके लिए हमको बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है और ये किनको ये जेल डालेंगे। सबसे पहले तो जितना भी आपका विभागीय है पहले उस पर जांच बैठाए। भ्रष्टाचार तो पहले सरकारी कर्मचारी ही से ही शुरू होता है। नेता लोग जो है या मुख्यमंत्री जो है इन पर पहले उन्हीं लोग पर पहले भ्रष्टाचारी का आरोप लगा। हमको ये समझ नहीं आता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग में से अगर कोई एक भी ईमानदार व्यक्ति रहेगा तो दूसरा जगह जाके तो जरूर कहेगा कि मैडम वहाँ पे बेईमानी कर रही थी, कहेगा ना। तो क्या सरकारी विभाग में एक भी ईमानदार नहीं रहते हैं जो काम करने के लिए किसी को बोले या फिर उसका कंप्लेन ऊपर तक पहुंचाए? क्या एक भी आदमी वैसा नहीं रहता? रहते हैं मगर करने कहाँ देते हैं, चलने कहाँ देते हैं। आज तो जितने भी हैं आपके बिहार में बैठे हुए कुर्सी पर नेता लोग ही चलने नहीं देते। अफसरशाही चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो इनको चलने का मौका कहाँ है। एक अगर ईमानदार है तो अब 100 बेईमान है तो कहाँ से हो पाएंगे, नहीं कर पाते, नहीं टिक पाते हैं। आज अगर इनको जेले डालना है तो पहले से भी अभी दारू वाला में जो है पूरा डाले हुए हैं, जगह कहाँ है डालेंगे। हर पायदान पे समाज हो, परिवार हो या कोई भी एक जगह हो, यहाँ जिस स्कूल में पढ़ती हो, जिस कॉलेज में वो पढ़ती हो या जिस कंपनी में वो नौकरी करती हो, क्या लड़का और लड़की एक समान है? हाँ मैडम, एक समान तो मान्यता मिल ही रहा है समाज में, लेकिन इसके पीछे जो है वो धीरे धीरे मतलब प्रोग्रेस हो रहा है। मान्यता है, हाँ, मान्यता मिल रही है, वो धीरे धीरे धरातल पे आ रही है। हाँ, धीरे धीरे धरातल पे आ रही है, मेरा यही सोच। अच्छा, अगर अभी के समाज की बात किया जाए तो एक छोटा सा हम चीज, अब जैसे महिलाओं से भी हम वही पूछ रहे थे कि अगर लड़का यहाँ से कुछ भी पहन के आ रहा है कोई लेना देना नहीं है, लड़का है कुछ भी चलेगा, लेकिन वही लड़की अगर 12 साल की भी है, 13 साल की भी है तो वो बच्ची ही, लेकिन वो क्या कपड़े पहन के घर से बाहर निकलती है, इस पर उसके माँ बाप के अलावा पूरे समाज का ध्यान रहता है।
तो फिर तो हमने बेटा और बेटी को एक समान माना है, तो फिर कपड़ों के मामले में या सोच के मामले में मेन चीज है मैडम, हमारा जो कल्चर है, हमारे कल्चर में जो ड्रेस का जो है बड़ा महत्व है। हम लोग जो यूरोपियन जो उसको जो सोच है उसको अपनाते हैं, तो कुछ लोग उस पर ऐतराज करते हैं, जैसे शारीरिक प्रदर्शन ना हो। आप अपने, हमारा कल्चर कहता पूरा ढक के रखिए, इतना भी नहीं ढकिए, घूंघट प्रथा मत रखिए, लेकिन इतना ढकिए कि और न लगे। मेरा यही कहना है। और लोग जो है उसको अपना रहे यूरोपियन कंट्री वाले ड्रेस को, तो इस पे लोगों को ऑब्जेक्शन होता है। अच्छा, लेकिन एक चीज हम ये भी देखते हैं कि हमारे घर परिवार में तो सब बढ़िया है, हम लोग जो है वो अंतर नहीं किए कि नहीं हमारी बेटी स्कूल में जाएगी, बेटा स्कूल में जाएगा। लेकिन जब आती है बात समाज की, है कि नहीं, तो समाज फिर हम लोगों को सिखाना शुरू करता है कि ना ना कितनों करवा तो बेटिया बेटवा नियन थोड़ी हो जाए। तो नहीं, बेटी का महत्व हमारे समाज में बहुत ज्यादा है, लोग समझ नहीं पा रहा है। हम पढ़ाए लिखाए, बेटा को भी पढ़ाए, बेटी को भी पढ़ाए, दोनों को पढ़ा के हम अमेरिका भेज दिए। तो जब हम यहाँ पति पत्नी बीमार पड़ गए, हमारे बेटा का भी पता चला, बेटी को भी पता चला, तो बेटी वहाँ से फ्लैट लेकर के अपने पति से झगड़ा करके पैसा लगा करके हमारे इलाज में चला आया, और बेटा हमारा पैसा खाता में दे दिया और बढ़िया डॉक्टर से दिखाने का सलाह दे दिया। इतना ही अंतर है दोनों बेटा बेटी। बेटी से बर्दाश्त नहीं हुआ, इमोशनल हो गई वो। ये बात होता है बेटियों में। यही है, ये है फैक्ट, यही है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है लड़का और लड़की को समान अधिकार देने में? समाज में कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत कहीं नहीं है, सबसे बड़ा दिक्कत हो गया अभी समान अधिकार देने में मोबाइल। अरे बाप रे। आमतौर पे हम ये भी देखते हैं कि अगर लड़का और लड़की बराबर है, ये हम लोग अक्सर सरकारी बिल्डिंग पे या सार्वजनिक जगह पे हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन एक सामान्य सी चीज है, अभी के समय में बहुत सारी शादियां टूट रही है। अगर किसी लड़के की शादी टूट जाए तो हम लोग कहते हैं पत्नी खराब होगी, नहीं एडजस्ट की होगी, ये होगा वो हुआ होगा। लेकिन अगर किसी लड़की की शादी अनफॉर्चुनेटली टूट जाए तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि ये शुरू से एडजस्ट करने वाली नहीं थी, इसीलिए इसका शादी टूट गया। यहाँ तक कि मर्डर हो जाता है। या अभी देखिए ट्विशा का मामला चल रहा था, जब हम लोगों की राय ले रहे थे तो कुछ महिलाएं हमको कह रही थी कि आजकल की लड़कियों को एडजस्ट करना नहीं आता, इसलिए वो बस नहीं पाती। तो जब लड़का लड़की एक समान है हमारे नजर में, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ लड़का लड़की एक समान हो गया है, तो फिर भी ये सोच कहाँ से आती है? ये सोच मॉडर्न समय का सोच है। धीरे धीरे जैसे समय परिवर्तनशील है, वैसे वैसे मानव भी परिवर्तन की ओर जा रहा है। सारा कुछ सिस्टम बदल रहा है। पहले के लोग घूंघट करके चलता था, अभी आप बिना घूंघट के घूम रही हैं। बिल्कुल, ये भी एक उसका उदाहरण ही है, बदलाव ही है, बदलाव में ही आता है। उसी तरह हर चीज का बदलाव है। अन्न का भी सब, पहले अच्छा लोग अन्न खाता था तो मन भी अच्छा रहता था। अब धीरे धीरे अन्न में भी बहुत सारा चीज बदलाव आया है। यही सब मुख्य कारण है सामाजिक। एक लाइन में हम पूछे कि अगर हमें लड़का और लड़की को एक समान रखना है, एक समान अधिकार देना है, एक समान सम्मान देना है, तो कहाँ कहाँ पे दिक्कत है जिसको हम लोगों को दूर करना चाहिए? वो तो परस्पर दोनों को ही देना चाहिए। दोनों में ही थोड़ा थोड़ा समझौता करने के चलेगा तो ही परिवार चलेगा। एक को समझौता करने, एक हाथ से ताली नहीं बजता है। बिल्कुल। दोनों को समझौता करके जिस परिवार को लोग चला लेता है, वही परिवार सफल परिवार है। देखिए, कहा जाता है कि समाज की इकाई जो है वो परिवार होता है। ऐसे में अगर हमें समाज में कोई बदलाव चाहिए तो अपने परिवार से ही शुरू करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि शिक्षा के आधार पर, कपड़ों के आधार पर या सम्मान के अधिकार पर, जैसा कि कहा ना लोगों ने कि बेटियां जब तक है तब तक तो ठीक है, लेकिन बहू जैसे ही आती है तो फिर हम अंतर करना शुरू कर देते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है, महिला और पुरुष के भेदभाव का ही हिस्सा है। तो ये भी अपने शायद मायके में वही झेल के आई होंगी। तो अगर हमें लड़का और लड़की को एक समान रखना है तो हर तरफ से दोनों को बराबर सम्मान देना पड़ेगा। जैसे ही हमारे दिमाग में उन दोनों के लिए बराबर सम्मान आएगा, समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ लड़का और लड़की बराबर माने जाते हैं या आपके परिवार में, समाज में अभी भी दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंस किया जाता है, और अगर डिफरेंस किया जाता है तो क्या किया जाता है, जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।